ओम नमः शिवाय। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी बुक चल रही थी शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, यानी कि टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। यूनिट नंबर 5, शिक्षण व्यूह रचनाएं एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार, यानी कि स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण व्यूह रचना का क्या अर्थ है? तो शिक्षण व्यूह रचना का तात्पर्य पाठ्य वस्तु को प्राप्त करने से पहले नियोजन द्वारा निर्धारित ऐसी नीति से है जिससे निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या है? तो शिक्षण व्यूह रचना का तात्पर्य पाठ्य वस्तु को कंटेंट कहते हैं। तो पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने से है। जब भी हम पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। तो उसके द्वारा निर्धारित ऐसी नीति, यानी कि ऐसी पॉलिसी से है जिससे निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रश्न नंबर 2, ऐतिहासिक खोज आव्यूह का विकास किसने किया? तो ऐतिहासिक खोज आव्यूह का विकास J.S. ब्रूनर ने किया। प्रश्न नंबर 3, अनुकरणीय शिक्षा आव्यूह का विकास किसने किया? तो अनुकरणीय शिक्षा आव्यूह का विकास किसने किया? कर्स ने किया। किसने किया? कर्स ने किया। तो अनुकरण शिक्षा आव्यूह का विकास कर्स ने किया। प्रश्न नंबर 4, योजना शिक्षण व्यूह रचना की क्या उपयोगिता है? योजना शिक्षण व्यूह रचना की क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता नंबर 1, छात्रों को मौलिक चिंतन, क्रियाओं एवं अनुभवों के द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। छात्रों को मौलिक चिंतन, क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। नंबर 2, छात्रों में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है। छात्रों में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है। पॉइंट नंबर 3, छात्रों में सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 5, अनुवर्ग शिक्षण व्यूह रचना से क्या लाभ है? अनुवर्ग शिक्षण व्यूह रचना से क्या लाभ है? तो इसके जो लाभ हैं, नंबर 1 है कि शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है। शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है, मतलब जो भी पहले पढ़ाया है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या दोबारा रिपीट करना है, तो जो भी कुछ करना है तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का अवसर शिक्षक को मिलता है। नंबर 2, छात्र के पूर्व ज्ञान के अभाव की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि छात्र ने जो पहले पढ़ा है, पूर्व ज्ञान किया है, अगर उसमें कुछ अभाव रह गया है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, छात्रों को अपनी कठिनाइयों के समाधान का अवसर मिलता है। यानी कि छात्रों को जो भी कठिनाई है उससे पहले रही है, उस टॉपिक से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित, तो उनका समाधान का अवसर मिलता है। पॉइंट नंबर 6, प्रदर्शन के अर्थ 3 पंक्तियों में लिखने हैं। प्रदर्शन का क्या अर्थ है? तो प्रदर्शन का अर्थ है वैज्ञानिक घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना। तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रयोग का प्रदर्शन करता है, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाता है, और प्रयोग से संबंधित पक्षों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। और जो भी प्रैक्टिकल में काम किया गया है या जो भी प्रयोग किया गया है उससे संबंधित व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, शिक्षण विधि शिक्षण व्यूह रचनाओं में 2 अंतर बताएं। शिक्षण विधि क्या होती है और शिक्षण व्यूह रचना क्या होती है? तो व्यूह रचना का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, मतलब हमारे पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर हम व्यूह रचना का चयन करते हैं। जबकि शिक्षण विधि का चयन पाठ्यवस्तु की प्रकृति के आधार पर होता है। व्यूह रचना में व्यवहारों तथा उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है, जबकि शिक्षण विधि में कार्य के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, W.H. किलपैट्रिक के द्वारा दी गई परियोजना की परिभाषा लिखिए। तो W.H. किलपैट्रिक ने परियोजना की
कौन सी परिभाषा दी है? तो प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे पूर्ण हृदय के साथ में सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। तो प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे पूर्ण हृदय के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, प्रजातांत्रिक शिक्षण नीतियों के 2 उदाहरण बताइए। तो प्रजातांत्रिक नीतियों के उदाहरण हैं अन्वेषण व्यूहरचना और परियोजना व्यूहरचना। अन्वेषण व्यूहरचना और परियोजना व्यूहरचना। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी क्या है? तो एक ऐसी व्यूहरचना जिसमें छात्र स्वयं खोज करता है और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। अन्वेषण व्यूहरचना या ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी कहलाती है और इसके जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसी व्यूहरचना जिसमें छात्र स्वयं खोज करता है और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है अन्वेषण व्यूहरचना या ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी कहलाती है और इसके जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रश्न नंबर 11, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। प्रश्न नंबर 12, सूक्ष्म शिक्षण की 2 मान्यताएं लिखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी मान्यताएं हैं? नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है और नंबर 2, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं हैं कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? तो उन्होंने 14 कौशल बताए हैं, 14 कौशल बताए हैं। तो एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के 14 कौशल बताए हैं। प्रश्न नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा बतानी है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है और ये DW एलन की परिभाषा है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, 2 शिक्षण कौशल को बताना है। 4 शिक्षण कौशलों के नाम बताएं। तो प्रस्तावना कौशल, खोज प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल और व्याख्या कौशल। तो ध्यान रखना है प्रस्तावना कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल और व्याख्या कौशल। प्रश्न नंबर 16, अनुरूपण शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो अनुरूपण शिक्षण के प्रतिपादक कोलंबिया विश्वविद्यालय के कुक शेख है। कौन है? क्रुक शेंक है। तो अनुरूपण शिक्षण के प्रतिपादक कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्रुक शेंक है। प्रश्न नंबर 17, शिक्षण व्यवहार की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षक व्यवहार की परिभाषा क्या है? तो शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक की वे क्रियाएं आती हैं जो छात्रों के सीखने में उन्नति और वृद्धि करने हेतु विशेष रूप से कक्षा में करता है। तो शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक की वे क्रियाएं आती हैं जो वह छात्रों के सीखने में उन्नति और वृद्धि करने हेतु कक्षा में विशेष रूप से करता है। प्रश्न नंबर 18, टी ग्रुप ट्रेनिंग के प्रतिपादक कौन है? टी ग्रुप ट्रेनिंग के प्रतिपादक कौन है? तो टी ग्रुप ट्रेनिंग के प्रतिपादक बैथल एवं माइन है। बैथल एवं माइन है। प्रश्न नंबर 19, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि किसकी है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण विधि फ्लेंडर की है। किसकी है? फ्लेंडर की है। प्रश्न नंबर 20, यदि छात्र प्रश्न का आवश्यक उत्तर देने के बाद अपने विचारों को प्रकट करता है तो इसे अंतःक्रिया विश्लेषण के कौन से वर्ग में रखा जाता है? तो इसे वर्ग 9 में रखा जाता है, वर्ग 9 में। यदि छात्र प्रश्न का आवश्यक उत्तर देने के बाद अपने विचारों को प्रकट करता है और इसे अंतःक्रिया विश्लेषण के किस वर्ग में रखा जाता है? तो वर्ग नंबर 9 में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 21, शिक्षक कथन निकालने का सूत्र क्या है? शिक्षक का स्टेटमेंट, ये शिक्षक कथन को कैसे निकाला जाता है? तो शिक्षक कथन TT यानी कि TT शिक्षक कथन इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यानी कि वर्गों की आवर्ती
अपॉन या बटे आयु की कुल आवृत्ति इंटू 100। प्रश्न नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक कौन हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक स्टीफन एम कोरी हैं। स्टीफन एम कोरी हैं। प्रश्न नंबर 23, उपकल्पनाओं द्वारा किसकी ओर संकेत किया जाता है? तो उपकल्पनाओं के द्वारा समस्या समाधान की ओर संकेत किया जाता है। उपकल्पनाओं के द्वारा समस्या समाधान की ओर संकेत किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयासीय अनुसंधान है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयासीय अनुसंधान है, ये कथन किसका है? तो ये रेडमैन एवं मोरी का है। रेडमैन एवं मोरी का है। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयासीय अनुसंधान है, ये कथन रेडमैन एवं मोरी का है। प्रश्न नंबर 25, मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की औपचारिक तथा व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन डब्ल्यू वेस्ट का। किसका है? जॉन डब्ल्यू वेस्ट का है। मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की औपचारिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये कथन जॉन डब्ल्यू वेस्ट का है। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण कौशल में कुल कितने कौशलों को शामिल किया गया है? तो शिक्षण कौशल में कुल 22 कौशलों को शामिल किया गया है। शिक्षण कौशल में केवल कुल 22 कौशलों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 27, मूल्यांकन की एक परिभाषा देनी है। तो मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। कक्षा में दिए गए ये अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभाव उत्पादक रहे हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण किया है। और ये परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है। किसने दी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और कक्षा में दिए हुए हैं, और ये अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभाव उत्पादक रहे हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। प्रश्न नंबर 28, मापन की परिभाषा देनी है। तो मापन क्या होता है? तो हेल्मस्टेडर ने एक परिभाषा दी है कि मानव को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या कहा है? कि मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 29, रूप दे एवं योग दे मूल्यांकन में दो अंतर बताने हैं। तो रूप दे एवं प्रश्न नंबर 29, रूप दे एवं योग दे मूल्यांकन में दो अंतर लिखिए। तो रूप दे को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और योग दे को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो रूप दे को फॉर्मेटिव असेसमेंट और योग दे को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। रूप दे और योग दे। तो रूप दे मूल्यांकन में यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रत्येक इकाई के बाद परीक्षण होता है, मतलब हर यूनिट के बाद में टेस्ट होता है, जबकि योग दे में सभी इकाइयों को पढ़ाने के बाद में अंत में होता है। यानी कि समेटिव का मतलब होता है सबसे अंत में। योग देव, तो योग दे में सभी यूनिट, जब हमने सभी इकाइयों को पढ़ा दिया, सभी यूनिट्स को पढ़ा दिया, तो उसके बाद में मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। नंबर 2, रूप दे यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में छात्रों की अधिकतम कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं अपनी पहली यूनिट, पहले चैप्टर को पूरा करते हैं, तो जो जो उसमें समस्याएं आती है उस पर ध्यान दिया जाता है। जबकि योग दे यानी कि समेटिव असेसमेंट में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि समेटिव अंत में होता है। प्रश्न नंबर 30, रूप दे यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। रूप दे मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें पाठ्य वस्तु को विभिन्न इकाइयों में बांटकर तथा शिक्षण कराने के बाद में
प्रत्येक इकाई यानी कि प्रत्येक यूनिट के अंत में परीक्षण किया जाता है। मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद में मैं फिर उसका टेस्ट लेता हूँ और यह देखा जाता है कि छात्र ने अपेक्षित प्रगति की है अथवा नहीं की है। तो रूपदेह मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रूपदेह मूल्यांकन में ऐसा मूल्यांकन है जिसमें पाठ्य वस्तु के विभिन्न इकाइयों में बांटकर, मतलब हर यूनिट में चैप्टर को बुक को जो है यूनिट में बांट देते हैं, चैप्टरों में बांट देते हैं। तो इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराने के बाद में प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षण किया जाता है। मतलब जैसे मैंने पहली यूनिट पढ़ाई तो उसका टेस्ट हो जाएगा, दूसरी यूनिट पढ़ाई उसके बाद में उसका टेस्ट हो जाएगा, तीसरी यूनिट पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट हो जाएगा। और यह देखा गया है कि छात्र ने अपेक्षित प्रगति की है अथवा नहीं की है। प्रश्न नंबर 31, मूल्यांकन प्रविधि यानी कि इवैल्यूएशन टीचिंग के प्रकार बताने हैं। इवैल्यूएशन टीचिंग कितने प्रकार की होती है, मूल्यांकन प्रविधि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आती है आपकी लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं। लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं और प्रयोगात्मक परीक्षाएं। इसके अलावा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, प्रश्नावली आती है, चेकलिस्ट आती है, अभिरुचि सूची आती है, अभिवृत्ति सूची आती है, रेटिंग स्केल आता है, रेटिंग स्केल और अभिलेख आते हैं। तो ये सभी मूल्यांकन प्रविधि में आते हैं। लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और अभिरुचि सूची, अभिवृत्ति सूची, रेटिंग स्केल और अभिलेख, ये सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 32, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ग्रेडिंग सिस्टम जो अब स्कूलों में लागू किया जा रहा है, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो छात्र मूल्यांकन का एक नया तरीका जिसमें छात्रों को अंक प्रदान करने के स्थान पर ग्रेड दिया जाता है, उसे हम ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि छात्र का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका है जिसमें छात्रों को अंक प्रदान करने के स्थान पर ग्रेड दिया जाता है। प्रश्न नंबर 33, रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी के दो उदाहरण बताने हैं। तो इसमें होते हैं आंकिक रेटिंग स्केल और ग्राफ मापनी। आंकिक रेटिंग स्केल और ग्राफ मापनी, तो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 34, मूल्यांकन उपागम के जन्मदाता कौन है। तो मूल्यांकन उपागम के जन्मदाता है बीएस ब्लूम। प्रश्न नंबर 35, पाठ योजना के दो उपागम को कहते हैं अप्रोच, लिखने हैं। तो नंबर 1 है हर्बर्ट उपागम, नंबर 2 ड्यूवी एवं किलपैट्रिक उपागम। तो एक तो हर्बर्ट की अप्रोच है और दूसरी ड्यूवी और किलपैट्रिक की अप्रोच है। प्रश्न नंबर 36, शिक्षण में श्यामपट्ट लेखन कौशल के अवयव लिखने हैं। अवयव को एलिमेंट्स बोलते हैं। तो श्यामपट्ट पर किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके कौशल के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो उसमें नंबर 1 अक्षरों की सुडौलता एवं अस्पष्टता। भाई अक्षर की सुडौलता और उसकी अस्पष्टता। नंबर 2 अक्षरों का आकार की समानता, अक्षर समान होने चाहिए। और वाक्यों की संक्षिप्तता और सुस्पष्टता, वाक्यों की संक्षिप्तता और सुस्पष्टता। नंबर 4 व्याकरणिक शुद्धता, मतलब व्याकरण रूप से शुद्ध हो। नंबर 5 अध्यापक की स्थिति, अध्यापक किस प्रकार से खड़ा होता है जब बोर्ड पर लिखा जाता है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता, विषय वस्तु जो प्रेजेंट की जा रही है, कंटेंट जो दिया जा रहा है वो किस क्रम में दिया जा रहा है। मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन, जो मुख्य बिंदु हैं उनके नीचे लाइन खींची जा रही है कि नहीं, अंडरलाइन किया जा रहा है, उनको नहीं किया जा रहा है। तो मुख्य बिंदुओं और शब्दों का रेखांकन। पाठ के साथ साथ चित्रों एवं रेखा चित्रों का विकास, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं पाठ के साथ साथ चित्रों के बारे में बताना और रेखा चित्रों के बारे में बताना, यानी कि मैथमेटिक्स में है तो रेखा चित्रों के बारे में बताना। और रंगीन चौक का प्रयोग, बोर्ड पर लिखते समय रंगीन चौक का प्रयोग, ताकि बच्चों का ध्यान वो और अच्छे से फोकस हो सके। प्रश्न नंबर 37, कौशल विश्लेषण क्या है। कौशल विश्लेषण क्या है। विश्लेषण को कहते हैं एनालिसिस करना, कौशल को कहते हैं स्किल। तो कौशल विश्लेषण निष्कर्ष निकालने के लिए सूचनाओं को छोटी श्रेणियों में बांटने की क्षमता है। छोटी छोटी सी टेबल बना दी जाती है, छोटी छोटी सीरीज बना दी जाती है, उसे कहते हैं कौशल विश्लेषण। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, जेएस ब्रूनर ने किसका विकास किया था। तो जेएस ब्रूनर ने खोज विधि का विकास किया था। प्रश्न नंबर 2,
स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक बीएस ब्लूम है। स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक बीएस ब्लूम है। प्रश्न नंबर 3, प्रजातांत्रिक व्यू रचना में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है इनमें से? क्या मानसिक संवेदन, मस्तिष्क संवेदन शामिल नहीं है, संवेदनशील प्रशिक्षण शामिल नहीं है, अभिकर्मित अनुदेशन शामिल नहीं है, प्रश्नोत्तर शामिल नहीं है? तो अभिकर्मित अनुदेशन शामिल नहीं होता, अभिकर्मित अनुदेशन शामिल नहीं होता। मस्तिष्क संवेदन भी शामिल होता है और अभिकर्मित संवेदनशील प्रशिक्षण शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है और प्रश्नोत्तर भी शामिल होता है, जबकि अभिकर्मित अनुदेशन शामिल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। क्या अंतर होता है शिक्षण विधियों में और शिक्षण व्यू रचनाओं में? तो इसमें उद्देश्यों का अंतर होता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें पूछेगा प्रारूप का अंतर होता है, नहीं होता है, अधिनियमों का अंतर होता है, नहीं होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है और पाठ्यवस्तु का अंतर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता की व्यू रचना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की व्यू रचना क्या है इसमें? क्या अनुवर्ग है, क्या भूमिका निर्वाह है, या अभिकर्मित अनुदेशन है, या व्यू खोज है, खोज व्यू है? तो यह है अभिकर्मित अनुदेशन। व्यक्तिगत विभिन्नता की व्यू रचना क्या अनुदेशन है। प्रश्न नंबर 6, अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या उद्देश्यों की प्राप्ति है, या उत्तेजक विचार हैं, या निश्चित उत्तर है, या ये सभी है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्नों में निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं कहलाता? दोष नहीं कहलाता। क्या अप्रासंगिकता, या फिर अनिश्चितता, या फिर बहुउत्तरीयता, या क्रमबद्धता? तो क्रमबद्धता इसमें दोष नहीं है। बहुउत्तरीयता मतलब बहुत सारे उत्तर देना, अनिश्चितता जिसका कोई आंसर हमें फिक्स ही ना हो, अनिश्चित हो, और अप्रासंगिकता यानी कि जिसका उस बात से कोई संबंध ना हो। प्रश्न नंबर 8, प्रोजेक्ट पद्धति प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत क्या है? क्या स्वतंत्रता है, या सउद्देश्य है, या सामाजिक विकास है, या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि इसमें स्वतंत्रता भी है, सउद्देश्यता भी है और सामाजिक विकास भी है। प्रश्न नंबर 9, मस्तिष्क प्रबल प्रबल संवेदन आव्यूह मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किसने दिया था? तो क्या ये ओसबर्न ने दिया था? क्या ओसबर्न ने दिया था, या फिर बास्किन ने दिया था, या फिर स्टोलुरो ने दिया था, या फिर क्रिक पैट्रिक ने दिया था, या किल पैट्रिक ने दिया था? तो ये दिया था ओसबर्न ने। किसने दिया था? ओसबर्न ने दिया था। प्रश्न नंबर 10, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह कौन सा है? तो सुकरात का तो सभी को पता है, प्रश्नोत्तर है। प्रश्न नंबर 11, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ऐतिहासिक खोज शामिल नहीं है, अभिकर्मित अध्ययन शामिल है, तो अभिकर्मित अध्ययन ये शामिल है, अनुवर्ग शिक्षण भी शामिल होता है, ऐतिहासिक खोज शामिल नहीं होती है, और पाठ प्रदर्शन भी शामिल होता है। प्रश्न नंबर 12, प्राचार्य की मुख्य भूमिका क्या है? तो प्राचार्य की भूमिका क्या प्रशासन करना है? बिल्कुल होता है। पर्यवेक्षक होता है? बिल्कुल होता है। वो नेतृत्वकर्ता होता है? बिल्कुल होता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी होता है। प्रश्न नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में एक समय में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। कितने का? केवल एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो जब सूक्ष्म शिक्षण हम करा रहे हैं तो उसमें केवल एक ही तो शिक्षण कौशल का विकास होता है। प्रश्न नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास डीडब्ल्यू एलन ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास डीडब्ल्यू एलन ने किया था। प्रश्न नंबर 15, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि क्या है? तो शिक्षण कौशलों के
अगर हमें शिक्षण कौशल का विकास करना है और उसमें सुधार करना है तो उसकी विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी कि माइक्रो टीचिंग। प्रश्न नंबर 16, डीवी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? तो डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? तो उन्होंने 13 सूची तैयार की थी। प्रश्न नंबर 17, भारतीय शिक्षाविद शिव के मित्रा के अनुसार कितनी सामान्य क्रियाएं हैं? तो 4 सामान्य क्रियाएं हैं। कितनी हैं? 4 हैं। प्रश्न नंबर 18, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का प्रतिपादन कौन सा वर्ष किया गया था? अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का प्रतिपादन कौन से वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में, 1950 में। प्रश्न नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से कितने चरणों में विभाजित है? तो सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 20, श्यामपट्ट एवं अध्यापक के बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो श्यामपट्ट और अध्यापक के बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पॉइंट नंबर 1, अन्वेषण विधि यानी कि हेयुरिस्टिक व्यू रचना के प्रवर्तक कौन है? तो वो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2, एकतंत्र शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक का स्थान कैसा होता है? तो एकतंत्र शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है, क्योंकि एकतंत्र है तो शिक्षक का स्थान मुख्य ही होगा। पॉइंट नंबर 3, स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक B.S. ब्लूम है। पॉइंट नंबर 4, अभिकर्मित अनुदेशन किस प्रकार का शिक्षण का ढंग है? तो यह है प्रभुत्ववादी एवं एकतंत्रीय शिक्षण का ढंग है। पॉइंट नंबर 5, परियोजना व्यू रचना के जन्मदाता कौन है? परियोजना व्यू रचना के जन्मदाता कौन है? तो वो है किलपैट्रिक। पॉइंट नंबर 6, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक सुकरात हैं। पॉइंट नंबर 7, स्वतंत्र अध्ययन आयु किस पर केंद्रित है? तो स्वतंत्र अध्ययन आयु छात्रों पर केंद्रित है। पॉइंट नंबर 8, ब्रेन स्टॉर्मिंग आयु का प्रारूप किस पर केंद्रित है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आयु का प्रारूप समस्या पर केंद्रित है। पॉइंट नंबर 10, ब्रेन स्टॉर्मिंग शिक्षण आयु पूर्ण रूप से कैसी विधि है? तो ये प्रजातांत्रिक विधि है। कैसी है? प्रजातांत्रिक विधि है। पॉइंट नंबर 11, प्रजातांत्रिक आयु में छात्र एवं शिक्षक की अंतःक्रिया को महत्व दिया जाता है। किसकी? शिक्षक की। पॉइंट नंबर 12, प्रभुत्ववादी आव्यूहों की सहायता से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। किस प्रकार के उद्देश्यों की? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। पॉइंट नंबर 13, शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व तत्परतावस्था, अंतः प्रक्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व तत्परतावस्था, अंतः प्रक्रियावस्था और उत्तर प्रक्रियावस्था। पॉइंट नंबर 14, पीयर रेटिंग क्या है? तो ये शिक्षक की मूल्यांकन विधि यानी कि टीचर के मूल्यांकन करने की विधि है पीयर रेटिंग। पॉइंट नंबर 15, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से अंतःक्रिया संपन्न होती है। किसके माध्यम से? पाठ्यक्रम के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 16, आचरण संबंधी नियमावली को क्या कहते हैं? तो उसे आचार संहिता कहते हैं। तो आचरण संबंधी नियमावली को आचार संहिता कहते हैं। पॉइंट नंबर 17, प्रतिबद्धता का संबंध किसके निर्वहन से होता है? तो वो उत्तरदायित्व के निर्वहन से होता है। किसके? उत्तरदायित्व के निर्वहन से होता है। पॉइंट नंबर 18, शिक्षण वृत्ति कार्यों की समीक्षा को उत्तरदायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व कहते हैं। तो शिक्षण कार्यों की समीक्षा को उत्तरदायित्व कहते हैं। पॉइंट नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन है। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन है। पॉइंट नंबर 20, एंडरसन और लिपिट के कार्यों से प्रभावित होकर फ्लैंडर ने भी कक्षा व्यवहारों की दिशा में कार्य आरंभ किया। तो एंडरसन और लिपिट के कार्यों से प्रभावित होकर
फ्लैंडर्स ने भी कक्षा व्यवहारों की दिशा में कार्य आरंभ किया। प्रश्न नंबर 21, ये ध्यान रखेंगे सभी, फिल इन द ब्लैंक्स। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति पर ओबर ने किस सन में कार्य किया? तो 1969 में किया था, 1969 में किया था। पॉइंट नंबर 22, फ्लैंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण की विधि का निर्माण शिक्षक प्रभाव और छात्र निष्पत्ति के शोध के लिए किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षक प्रभाव और छात्र निष्पत्ति। पॉइंट नंबर 23, मेडले ने कितने निरीक्षण पद्धति पर कार्य किया? किस निरीक्षण पद्धति पर कार्य किया? तो मेडले ने शाब्दिक निरीक्षण पद्धति पर कार्य किया। तो मेडले ने शाब्दिक निरीक्षण पद्धति पर कार्य किया। पॉइंट नंबर 24, एक आव्यूह में कितनी कक्षिकाएं होती हैं? तो एक आव्यूह में 100 कक्षिकाएं होती हैं। अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। पॉइंट नंबर 1, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना है, तो ये कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 2, योजना व्यू रचना का विकास जॉन डीवी ने किया था, तो ये भी असत्य कथन है, जॉन डीवी ने नहीं किया था। पॉइंट नंबर 3, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि छात्र और अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाती है, तो ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण व्यू रचना और शिक्षण विधि में अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी असत्य कथन है। पॉइंट नंबर 5, प्रश्नोत्तर व्यू रचना एक तंत्र शिक्षण का प्रकार है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, एक तरफ से प्रश्न पूछा जाता है, दूसरी तरफ से आंसर आता है। पॉइंट नंबर 6, भूमिका निर्वाह व्यू रचना प्रजातांत्रिक शिक्षण का प्रकार है, तो भूमिका निर्वाह व्यू रचना प्रजातांत्रिक शिक्षण का प्रकार है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 7, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रजातांत्रिक शिक्षण का रूप है, तो ये बात सही है भाई, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रजातांत्रिक शिक्षण का रूप है। पॉइंट नंबर 8, अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह एक तंत्र शिक्षण का प्रारूप है, तो अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह एक तंत्र का रूप है, शिक्षण का प्रारूप है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 9, स्वामित्व अधिगम आव्यूह को समूह पर आधारित अनुशासन माना जाता है, तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 10, प्रश्नोत्तर व्यू रचना को भूमिका सुकराती विधि भी कहते हैं। वे प्रश्नोत्तर व्यू रचना की भूमिका को सुकराती विधि भी कहते हैं, ये बात सही होगी। पॉइंट नंबर 11, योजना आव्यूह अनुभव केंद्रित होती है, तो योजना आव्यूह अगर योजना करेंगे तो वो अनुभव केंद्रित विधि है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 12, संवेदनशील प्रशिक्षण का प्रयोग छोटे समूह के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 13, गृह कार्य अब ठीक दिखाई दे रहा है, दिख ही नहीं रहा था। पॉइंट नंबर 13, गृह कार्य आव्यूह भावनात्मक पक्ष के विकास के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, तो गृह कार्य जो है वो आव्यूह भावनात्मक पक्ष के विकास के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 14, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यू रचना है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 15, भूमिका निर्वहन एक तंत्र व्यू रचना यानी कि ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी है, तो ये कथन स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 16, व्याख्यान विधि का प्रयोग अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया यानी कि इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग में होता है, तो ये कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 17, शिक्षण की भूमिका निर्वहन व्यू रचना शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, तो शिक्षण की भूमिका निर्वहन व्यू रचना शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 18, डेविस ने प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादित की, तो डेविस ने प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादित नहीं की थी, इसलिए बात गलत हो चुकी है। पॉइंट नंबर 19, शिक्षण व्यू द्वारा
सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा क्या शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। पॉइंट नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल को विकसित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल को विकसित किया जाता है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 21, शिक्षण कौशलों का विकास अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षण कौशलों का विकास अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा नहीं किया जाता, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 22, कक्षा शिक्षण के समय वे सभी शाब्दिक व्यवहार जो शिक्षण के द्वारा किए जाते हैं उन्हें शिक्षक कथन कहते हैं, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 23, जब मौन की स्थिति 3 सेकंड से अधिक रहती है तो उसे वर्ग 5 में अंकित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 24, आयु तालिका से 3 प्रकार का अर्थापन किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 25, प्रस्तावना कौशल को विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं, तो प्रस्तावना कौशल को विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं, बात सही है। पॉइंट नंबर 26, प्रश्न पूछना वाद विवाद कौशल का घटक है, तो प्रश्न पूछना वाद विवाद यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जैसे हम डिस्कशन कहते हैं, उसका घटक है, तो ये बात सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।